हेलो फ्रेंड्स, ISPCS स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। इसके नीचे वाली जो क्लासेस थी, पिछले वाले जो हम लोग क्लास थी, उसमें हम लोगों ने कार टी सेल थेरेपी तक हम लोगों ने पढ़ लिया था साइंस एंड टेक में। ये आज आपकी जो है विजन IS मैगज़ीन की लास्ट क्लास है। यहाँ मैं आपको जो है विजन IS में जो साइंस एंड टेक है उसको मैं पढ़ा के ख़त्म कर दूँगा, और ये विजन IS मैगज़ीन जो है वो ऑफिशियली वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि अभी दिसंबर की मैगज़ीन आने वाली है 4-5 दिनों में। तो दिसंबर की मैगज़ीन में हम लोग कवर करेंगे, और इसके साथ साथ जो है हम लोग PT 365 और मेंस 365 जब भी आएगा तो उसको जरूर पढ़ाया जाएगा। यानी करंट अफेयर की बिल्कुल कॉम्प्रहेंसिव तैयारी के लिए इस चैनल को आप लोग फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। वहाँ आपको डेली जो है प्रीलिम्स से रिलेटेड चीज़ें वहाँ पर मिल रही हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर जुड़िएगा और अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये आर्टिकल है वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी। तो हाल ही में USA की जो कंपनी है क्वालकॉम, जैसे कि आपका यहाँ पे एयरटेल है और जियो है, उस तरह से USA की कंपनी है क्वालकॉम ने सुझाव दिया कि भारत को आधुनिक जो है वाईफाई 7 का टेक्नोलॉजी अपनानी चाहिए। इसने सुझाव दिया। ठीक है, तो वाईफाई का मतलब क्या होता है? वाईफाई का फुल फॉर्म ही क्या होता है कि वायरलेस फिडेलिटी, इसको बोलते हैं वायरलेस फिडेलिटी। ये वायरलेस टेक्नोलॉजी होती है, यानी कि किसी भी डिवाइस या उपकरण को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए वो डिवाइस के साथ जो है या अन्य डिवाइस के साथ जो भी कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए सक्षम बनाती है। 3 माध्यम की आवश्यकता होती है, एक बेस स्टेशन होगा, दूसरा राउटर होगा, और तीसरा जो है एक्सेसिंग डिवाइस है, जो फ़ोन या लैपटॉप होंगे वो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्नल को स्थापित करने के लिए जो है 3 जो है माध्यमों की आवश्यकता होती है। एक होता है बेस स्टेशन, दूसरा होगा राउटर और तीसरा होगा एक्सेसिंग डिवाइस। तो वाईफाई 7 क्या है? अगली पीढ़ी का मानक है वाईफाई। जैसे कि जो उसके क्या होते हैं कि वाईफाई के, जैसे कि आप जानते हो ना, इंटरनेट का वर्जन आया, उसी तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन 1 आया, फिर 2.0, फिर 3.0, ऐसे इसी का क्या है कि वाईफाई का जो है नेक्स्ट वर्जन है वाईफाई 7। ठीक है, इसका ये काफ़ी जो है एक्सट्रीमली हाई थ्रूपुट यानी कि EHT पर आधारित है। ठीक है, और यह क्या है? यह जो है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, दुनिया का सबसे बड़ा तकनीकी पेशेवर संगठन है जो मानवता के लिए कल्याण हेतु तकनीकी को लिए समर्पण करता है। तो यही जो है इसने जो है वाईफाई 7 को जो है डेवलप भी किया है एक तरह से। तो इसकी विशेषताएं क्या है कि बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी है, इसमें इस पर जाना है क्योंकि आज से सवाल नहीं बनेंगे। लोअर लेटेंसी है, इसको ध्यान देना है कि यह क्या है कि यह जो लोअर लेटेंसी वाईफाई 7 है, यह तकनीक फाइल भेजने और गेमिंग जैसे जो है जो हाई क्लाउड बेस्ड ऑपरेशन उसमें सक्षम बनाती है। तो बस मान लीजिए गति काफ़ी अधिक है, यानी कि जो वाईफाई 6 है उसकी तुलना में 4 गुना अधिक तेज। जैसे कि 2G 3G 4G 5G आया ना, तो उसी प्रकार से अब 6G पे बात हो रही है, उसी प्रकार से वाईफाई 7 क्या है कि उसकी स्पीड जो है 4 गुना तेज है। बस इतना आप लोग जान लीजिए। ठीक, इससे होगा क्या कि जो भारत में जो भी टेक्नोलॉजीज है उसके साथ तालमेल हो सकती है, बिठा सकते हैं हम लोग, आशाजनक विकास होगा। ठीक है, और स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बहुत उपयोगी होगा, डिजिटल परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग के उपकरण जो होंगे उस पर भी जो है इसका काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। औषधि सेक्टर में जो है टेली डायग्नोस्टिक्स और टेली सर्जरी के लिए उपयुक्त हो सकता है। एडवांस्ड एप्लीकेशंस में जो है वो उसका मतलब उसका जो उपयोगकर्ताओं का अनुभव को ये बढ़ाएगा और इसका उपयोग भी बढ़ेगा। तो तमाम चीज़ें हैं, ये इसके बात है। तो जनरेशंस की तुलना की जाए तो वाईफाई 6 था, ये वाईफाई 7 में क्या है 30 Gbps, यानी आप देखिए 9.6 Gbps जो है इसका स्पीड था, गीगाबाइट पर सेकंड। यहाँ पे 36, यानी इसके सीधे 4 गुना हो जा रहा है। ठीक है, तो यही बात है इसमें। तो उससे बाकी चीज़ें 2024 में जो है इसको अनुमानित है कि यहाँ पे वाईफाई 7 जो है अपना लिया जाएगा। तो यही बात थी, बस ये आर्टिकल यहीं पे ख़त्म होता है। इसमें कुछ बहुत पढ़ने की बात नहीं थी जहाँ से सवाल बने। अब एक आता है AI। पहले बात समझ लीजिए, आर्टिकल ये समझिए, यहाँ पे AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दूसरा वाला आर्टिकल है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेगुलेशन एंड एप्लीकेशन। ये है, यहाँ पे मेंस में भी सवाल बन सकते हैं और यहाँ कुछ प्रीलिम्स की चीज़ें होती हैं तो उसको हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप लोग बहुत सुनते होंगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे यहाँ बात करें रेगुलेशन की, और दूसरी है आपकी एप्लीकेशन की। यहाँ एक चीज़ समझने की बात है, यहाँ प्रीलिम्स हेतु यूनाइटेड किंगडम में लंदन के पास जो है बकिंघम शायर है, जगह है लंदन के पास बकिंघम शायर। तो वहाँ ब्लेचले पार्क है, एक ब्लेचले पार्क। वहाँ पे क्या हुआ कि विश्व का पहला AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन को आयोजित किया गया। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन विश्व का ये पहला सुरक्षा शिखर सम्मेलन था किसी भी AI पे। ठीक है, तो ये कहाँ आयोजित हुआ? ब्लेचले पार्क में। कहाँ पे? लंदन में, बकिंघम शायर, मतलब लंदन के पास जो बकिंघम शायर है वहाँ पे, बकिंघम शायर में, विश्व में, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में। ठीक, तो इस देश में इस जो सम्मेलन में यूरोपीय संघ थे और 27 प्रमुख देश थे। ठीक है, यूरोपीय संघ EU तो था ही, उसमें बहुत सारे देश हैं।
तो वो उसमें साथ और 27 देश अन्य थे, उन्होंने एक घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर कर दिया। उस घोषणा पत्र को नाम दिया गया है, जो पार्क का नाम है ना ब्लेचले पार्क, उसी तरह ब्लेचले घोषणा पत्र। तो सवाल आपसे पूछ सकता है कि ब्लेचले घोषणा पत्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है, स्टेटमेंट दे सकता है। ठीक, तो आपको ध्यान देना है कि विश्व का पहला एआई शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? बकिंघम शायर में हुआ, ब्लेचले पार्क में, और उसी पे संबंधित उसी से नाम हो गया ब्लेचले जो है घोषणा पत्र। इसमें क्या है? इसमें जो है यूएसए है, चाइना है, जापान है, ब्रिटेन है, और क्या भारत भी शामिल है, भारत भी इसमें भागीदार है। तो यही ध्यान देना है। इसका घोषणा पत्र का क्या है कि फ्रंटियर एआई जो है सिक्योरिटी, उस पर शिखर सम्मेलन का जो उद्देश्य उसको पूरा करना है। तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए बहुत सारी जो बातें हैं उस पर बात करने के लिए यहाँ पे की गई। तो फ्रंटियर एआई क्या है कि फ्रंटियर एआई इसी में है कि इसे जनरल पर्पज एआई के मॉडल के रूप में परिभाषित किया गया है। मतलब कि सामान्य उद्देश्यों के लिए जो एआई मॉडल्स होते हैं उसी को फ्रंटियर यहाँ पे एआई को बात यहाँ पे इसको छोड़ दीजिए। बाकी चीज़ यहाँ पे देखिए कि एआई, अभी ये देखिए कि कृत्रिम जो बुद्धिमत्ता है यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसे विकास से जुड़े जोखिम क्या हैं और क्यों इसे विनियमित करने की आवश्यकता पड़ी है हमें। तो विकास से जुड़े जोखिम क्या हैं? तो आप समझिए सबसे बड़ी जोखिम यह है कि क्या है कि बिग टेक कंपनियों का नियंत्रण है। जैसे एआई के विकास संबंधी जो उसका नियंत्रण किसके पास है? जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। तो डिजिटल डेटा का विशाल भंडार और विशाल कंप्यूटिंग शक्ति तक पहुंच रखती हैं। इससे क्या है कि यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन का अभाव है। डिसेंट्रलाइजेशन का अभाव, इससे क्या होगा? यहाँ पे डेटा संबंधी चुनौतियाँ और चिंताएं बढ़ती जा रही हैं कि जब बड़ी बड़ी लोगों के पास क्या है, कंपनियों के पास नियंत्रण रहेगा तो वो क्या होगी? एक सेंट्रलाइजेशन यानी केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा। एक बड़ी समस्या है। दुरुपयोग हो सकता है, अगर जानबूझकर इसका दुरुपयोग करें तो बहुत अधिक जोखिम हो पाएगा। ठीक है, तो ये, और दूसरी बात है कि फ्रंटियर एआई सिस्टम एल्गोरिदम के दुरुपयोग के बहुत सारे उदाहरण क्या है? डीप फेक के मामले, अभी डीप फेक पे हम लोग ऊपर पढ़ लेंगे आर्टिकल। ठीक है, जानबूझकर हानिकारक जानकारी देना और साइबर से धोखाधड़ी करना, दुनिया भर में चुनाव में जो है क्या है कि उसको बाधा उत्पन्न करना, ये सारी समस्याएं हैं। अभी हम लोग सितंबर में जो है, आप सितंबर वाला आर्टिकल अगर मैगजीन पढ़ेंगे उसमें तो एआई पे हम लोगों ने बहुत अच्छा आर्टिकल इस पर लिखा था कि किस तरह से चुनाव में एआई का जो है इस्तेमाल हो रहा है, और उस पर हमने चिंताएं भी पढ़ी थी। बहुत अच्छा से उसको मैंने पढ़ाया था, तो उसको आप देखिएगा जरूर। ठीक है, एआई मॉडल बहुत सारा असफल हो गए हैं। बहुत सारे जो है बदलते, जैसे नस्ली भेदभाव है, बहुत मतलब एआई मॉडल्स क्या है कि मनुष्यों के द्वारा ही विकसित है। बदलते समाज में, बदलते सामाजिक प्रवृत्तियों में, बदलते वैश्विक चुनौतियों में, बदलते वैश्विक परिदृश्य में एआई जो है मॉडल वो कहीं ना कहीं फेल हुए हैं। मॉडल्स को अपनाने में बहुत सारी चुनौतियां हैं। क्लोज्ड मॉडल हैं। ठीक है, अब क्लोज्ड मॉडल क्या करें, मतलब क्लोज मॉडल इन द सेंस क्या है कि जैसे कि अब विशिष्ट कंपनी द्वारा मान लीजिए कोई एक होगा यूज होता है। अब यह क्या है, अगर मान लीजिए अगर जो है यह क्लोज मॉडल अगर किसी अनाधिकृत लोगों के पास पहुंच जाए, किसी अपराधी के पास पहुंच जाए तो उसका दुरुपयोग करेगा। ओपन सोर्स है। दूसरी बात क्या है कि अब ओपन सोर्स मॉडल के तहत हो सकता है क्या है कि बहुत सारा जो है जोखिम, दोषों की पहचान की जाएगी। हालांकि इसका दुर्भावनापूर्ण जो उपयोग होगा तो ये भी समस्या देगा। साइबर जोखिम तो है ही, आर्थिक जोखिम भी है। इसी एआई के प्रभाव से क्या है कि सामाजिक और भू राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है। श्रम बाजार का विस्थापन हो सकता है। वित्तीय बाजार में जो रोजगार क्षति हो जाएगी, सामाजिक और भू राजनीतिक अस्थिरता बढ़ जाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से। ये सारी समस्याएं हैं, इसीलिए जो है इसको विनियमित करने की आवश्यकता पड़ी है। ठीक है, तो पहले भी जो है इसमें क्या है कि अभी पहले भी विनियमित किया गया। जैसे ईयू ने एआई अधिनियम के तहत दुनिया का क्या है पहला व्यापक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कानून बनाने का प्रयास किया। तो क्या करता है कि एआई सिस्टम को 4 स्तरों में जोखिम, मतलब इस 4 जोखिम के 4 स्तर में उसको डिवाइड करता है। इसी तरह अमेरिका ने भी बहुत सारा जो है सुरक्षा और गोपनीयता पर मानक स्थापित करने के लिए रेगुलेशन बनाया। भारत सरकार भी जो है एक व्यापक डिजिटल इंडिया अधिनियम लाने का विचार कर रही है जो एआई को विनियमित करेगी। नीति आयोग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर राष्ट्रीय रणनीति को भी जारी किया है। तो ध्यान देना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर राष्ट्रीय रणनीति किसने जारी की है? तो नीति आयोग ने जारी की। रणनीति क्या करती है? सभी के लिए एआई सिद्धांतों पर केंद्रित है। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर आर, मतलब कि रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर आर, इस वाले सिद्धांत पे जो है नियमित है। चीन भी जो है इस पे बहुत सारा जो है इन एल्गोरिदम पे समीक्षा करता है। तो क्या है कि बहुत सारे देश पहले से भी एआई के लिए रेगुलेट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो एआई के उपयोग के कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं? तो क्या कर सकते हैं एआई में? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटोमेशन को सक्षम करते, आर्थिक समृद्धि को गति देने की क्षमता भी है यहाँ पे। गुणवत्तापूर्वक शिक्षा, देखभाल, शिक्षा, डिजिटल समावेशन पहुँच बढ़ाता है, जीवन स्तर उठाएगा। दूर दराज के क्षेत्रों, सुबेद जो आपूर्ति वनरेबल सेक्शन है वहाँ पे वस्तुओं सेवाओं का कुशल वितरण भी सुनिश्चित कर सकता है। एआई जो कृषि क्षेत्र में और अन्य संबंधित सेक्टर्स में सुधार के लिए क्या कर सकता है? जो स्थानीय जलवायु उसके आधार पर कार्य करेगा। गुणवत्तापूर्वक शिक्षा और कार्यबल के कौशल के लिए विकल्पों और प्रौद्योगिकियों की भी खोज मदद मिल सकती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो है प्रमुख बहुत सारे उपाय हैं, इस क्षेत्र हैं और इसमें इस्तेमाल हो रहा है। नीचे हम लोग कुछ क्षेत्र देखेंगे तो वो चीज़ें हैं। तो इसमें क्या, मान लीजिए सवाल अगर पूछ दे कि एआई के उपयोग के प्रमुख क्षेत्र लिखिए, तो इस तरह से आप बना करके डायग्राम आप लिख सकते हैं। बहुत अच्छा यहाँ पे प्रेजेंटेशन दिया हुआ है।
तो अभी एआई सिस्टम को बेहतर ढंग से विनियमित करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये सवाल मेंस में बन सकता है और इस पे आपको लिखना ही पड़ेगा। तो एआई सिस्टम को बेहतर ढंग से विनियमित करने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग उत्पन्न करना बहुत जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जो भी बुनियादी मानक सवालें हैं उससे चुनौतियों से निपटने के लिए घरेलू स्तर पर सिर्फ कार्य करना जरूरी नहीं है, इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम सहयोग स्थापित करके इसको हम हल कर सकते हैं। प्रभावी मूल्यांकन हो, यानी कि जो भी सिस्टम है उसकी जाँच के लिए, उसके संसाधनों के लिए, उसमें जो भी समस्या है उसके लिए मूल्यांकन हो। समानुपातिक शासन हो, यानी नवाचार समर्थक, और जो समानुपातिक शासन मतलब इन द सेंस ये है कि जो भी विनियामकी दृष्टिकोण से महत्व वाले जो विचार क्वेश्चंस हैं उस पर बात हो। निजी क्षेत्र की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए, जो भी निजी सेक्टर जो है, प्राइवेट सेक्टर अगर एआई के कार्यों पर संलिप्त है तो उसमें जो उसकी जवाबदेही भी हो। और बेहतर डिजाइन की आवश्यकता की जाए, मैंने बेहतर डिजाइन से बेहतर जो है मॉडल उसको लगाया जाए। अधिक से अधिक जो भी विविध समूह है, फीडबैक है, उसको शामिल करके समावेशी डेटा सेट हो। समावेशी डेटा सेट होगा तो उससे क्या होगा कि जो भी आपका जो है बेहतर से बेहतर आउटकम्स होंगे, रिजल्ट्स आपके बेहतर होंगे। ठीक है, रिजल्ट्स आपके बेहतर होंगे। और सबसे बड़ी क्लोज सिस्टम के बजाय क्या हो, एक जो है कि कॉम्प्रहेंसिव एंड इंक्लूसिव सिस्टम यहाँ पे बनाया जाए। यहाँ पे सब लिखिएगा, क्लोज्ड सिस्टम के बजाय, और क्लोज या ओपन दोनों के बजाय क्या है, कॉम्प्रहेंसिव एंड इंक्लूसिव सिस्टम हो एआई मॉडल्स के लिए। यहाँ पे नहीं लिखा, इसको आप लोग ऐड कर सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा टर्म है, यूज है, शब्द है, यहाँ पे कीवर्ड्स है ये। तो हालांकि ये है कि जिम्मेदारी पूर्वक एआई सिद्धांत के प्रबंधन के लिए एआई प्रबंधन के कौन से सिद्धांत हैं, तो सुरक्षा और विश्वसनीयता का सिद्धांत अपना सकते हैं, समानता का सिद्धांत, समावेशिता और गैर भेदभाव का सिद्धांत, निजता और सुरक्षा का सिद्धांत, ठीक है, पारदर्शिता का सिद्धांत, जवाबदेही का सिद्धांत और सकारात्मक मानवीय मूल्यों का संरक्षण और उसे लागू करने का सिद्धांत। इसको आप एथिक्स में भी लिख सकते हैं, GS 3 में भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे अगर सवाल बने तो सोसाइटी में, यानी कि ग्लोबलाइजेशन में एआई पर सवाल पूछ सकते। देखिए एआई पर सवाल कहाँ पूछ सकता है, मैं आपको बता दूँ। GS 1 में अगर आप देखेंगे तो क्या है, ग्लोबलाइजेशन, यानी कि यहाँ पे सवाल पूछता है, वैश्वीकरण से संबंधित सवाल पूछेगा। तो एक सेकेंड यार, ये देखिए वैश्वीकरण से सवाल पूछेगा। तो वैश्वीकरण पे भी जो एआई का प्रभाव से पूछ सकता है। वैश्विक चुनौतियों से निपटने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सवाल पूछ सकता है। सोसाइटी में एक सवाल और पूछ सकता है कि जो सामाजिक जो भी भेदभाव है, सामाजिक समस्याएं हैं, सामाजिक स्तर पे बदलाव हो रहे हैं, उस प्रकार से एआई किस तरह से उसमें हेल्पफुल हो सकता है, एक सवाल यहाँ पे बन सकता है। गवर्नेंस में कैसे पूछेगा कि जो बेहतर शासन व्यवस्था को स्थापित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या महत्ता हो सकती है। अभी इंटरनेशनल रिलेशन में कैसे पूछ सकता है कि इंटरनेशनल रिलेशन ये पूछ सकता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भी समस्याएं उभरी हैं, आतंकवाद से लेकर के जो अनेक साइबर चुनौतियां हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस प्रकार से उन्हें दूर करने में मददगार साबित हो सकता है। ठीक इसी तरह से GS 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चर है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इस पे सवाल बन सकता है। एग्रीकल्चर पे सवाल यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, सिक्योरिटी वाले सेक्शन पे बन सकता है कि सिक्योरिटी वाला सेक्शन GS 3 में ही है। GS 4 में क्या है, GS 4 में जो है कि आप क्या है कि मानवीय मूल्यों के संरक्षण में जो है, मानवीय मूल्यों के संरक्षण में सीधे सिलेबस में आप देखिएगा कि मानवीय मूल्यों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। उसमें है परिवार, समाज और जो इस पर मैंने पढ़ाया GS 4 वाला सेक्शन आप प्लेलिस्ट में देखिए, उसमें लिखा है परिवार, समाज और शैक्षिक संस्थानों की भूमिका। वहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग मानवीय मूल्यों में किस प्रकार से संरक्षण में एआई की महत्ता हो सकती है। तो ये सारे जो है ये क्या है, ये सीधे जो है यहाँ पे चारों GS में इस पर सवाल बन सकता है। एस्से में आप इस पर यूज कर सकते हैं, इस कंटेंट को एस्से में भी सीधे यूज कर सकते हैं। इसको आपको याद कर लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, इस पर मैंने कहने का मतलब ये था। स्वास्थ्य के सेक्टर में एआई, देखिए यहाँ पे सवाल बन गया। देखिए अब यहाँ पे भी है कि स्वास्थ्य के सेक्टर यानी GS 3 में सीधे कि एआई का हेल्थ केयर में कैसे यूज हो सकता है। तो क्या देखिए ना, स्वास्थ्य के सेक्टर में एआई का इस्तेमाल क्या है, अभूतपूर्व रहा है। जैसे मरीजों के निदान के, डायग्नोसिस के लिए, उपचार की निगरानी के लिए नया आकार दे सकते हैं। देखभाल, अनुसंधान और परिणामों में काफ़ी सुधार हो सकता है। सटीक निदान हो सकता है। व्यक्तिगत उपचार का मरीज का जो है उसको सक्षम बना सकता है। उच्च गुणवत्तापूर्वक रोगी का देखभाल क्षेत्र होगा। ठीक है, सटीक कार्रवाई होगी। ठीक, अब जैसे अपोलो हॉस्पिटल ने अपोलो क्लिनिकल इंटेलिजेंस नामक एक CDS उपकरण लॉन्च किया है। ठीक, तो ये भी क्या है, एक बहुत बड़ा अच्छा इसका उपयोग किया है अपोलो हॉस्पिटल ने एआई का। अभी क्लिनिकल अनुसंधान और खोज में भी बढ़ावा मिल सकता है। रोग की पहचान करने, उससे आगे बढ़ाने में जो है, जो रोकने में उससे मदद कर सकता है। ठीक है, स्वास्थ्य आपूर्ति की जो श्रृंखला है उसमें लचीलापन ला सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ये भी सारी समस्याएं देखिए, अब उसमें समस्याएं बोल रहा हूँ, ये भी सारी इसके फायदे हैं। अब क्या है कि कार्यबल अनुकूलन, जैसे क्या है कि कार्य को थकान कम करने, परिचालन क्षमता को मतलब बढ़ाने के लिए। ठीक है, ये सारे इसके जो है स्वास्थ्य सेक्टर में उपयोग हो सकते हैं। हालांकि कुछ क्या है भविष्य के लिए अवसर और कुछ चुनौती, जैसे कि भविष्य के लिए क्या है, भविष्य के लिए यह है चुनौतियाँ की देखिए डेटा तक और
संग्रह तक, डेटा तक पहुंच और संग्रह संबंधी खामियां हैं, निजता संबंधी मुद्दे भी हो सकते हैं, डेटा का दुरुपयोग हो सकता है, विनियामक अस्पष्टता है, यानी कि अस्पष्टता, अभी रेगुलेशन में कोई अस्पष्टता लाई नहीं गई है। तो इसलिए भविष्य के लिए अवसर क्या है कि निदान उपचार में गति मिल सकता है, चिकित्सकीय खोज और क्लिनिकल जो रिसर्च है उसमें बढ़ावा मिलेगा, आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन हो सकती है, ऑपरेशनल और जो गवर्नेंस संबंधी अधिक दक्षताएं हैं वहाँ ये भी इसको जो है मदद मिलेगी। इसी तरह से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसका एग्रीकल्चर में किस तरह से उपयोग हो सकता है, अभी देखिए ना, ये सवाल बन गया एग्रीकल्चर में, मैं बोल रहा था आपसे कि यहाँ पे GS3 में भी बन सकते हैं। इसी तरह से अगर आप जाएंगे तो मल्टी मॉडल AI इसका भी हो सकता है। तो AI का काम जो है बहुत सारे सेक्टर में फैला है, तो छोटा छोटा दिया हुआ है। तो एग्रीकल्चर में कैसे काम है कि कृषि में AI का उपयोग क्या है, व्यवहार्य समाधानों में से एक माना गया है। जैसे कि AI जो व्यापक रूप से आबादी बढ़ रही है तो खाद्यान्न की कमी को दूर करने के लिए इसको आवश्यकता अनुरूप हम लोग बना सकते हैं। बुद्धिमत्तापूर्वक जो फसल की जो योजना है उसको बढ़ा सकते हैं। छोटे और बड़े फसल ऋण विस्तार, सिंचाई, बुआई के लिए AI मॉडल की सहायता ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। AI प्रणालियाँ क्या है कि समग्र फसल गुणवत्ता और सटीकता में सुधार कर सकती हैं, जिससे क्या होगा, प्रिसीजन एग्रीकल्चर के रूप में माना जाता है। स्मार्ट खेती को हम लोग बढ़ावा दे सकते हैं, जैसे खेतों का मशीनीकरण, सॉइल का जो एनालिसिस कर सकते हैं, कीट और मौसम की भविष्यवाणी आसान हो सकती है। वन हेल्थ को बढ़ावा दे सकते हैं, पोषण प्रबंधन कर सकते हैं। ऐसे एग्जाम्पल के रूप में आप लिखिएगा, देखिए विश्व आर्थिक मंच ने AI के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत में कृषि सेक्टर को बदलने के लिए AI फॉर एग्रीकल्चर इनोवेशन पहल को लागू कर रहा है, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए, ये प्रीलिम्स के लिए भी सवाल यहाँ पे बन सकता है, प्रीलिम्स में इसको ध्यान से देखिए। जो विश्व आर्थिक मंच है यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, वो क्या है, भारत में कृषि सेक्टर को बदलने के लिए AI फॉर एग्रीकल्चर इनोवेशन, ये देखिए AI फॉर एग्रीकल्चर इनोवेशन का लागू कर रहा है पहल। ये किसकी पहल है, विश्व आर्थिक मंच की। ये सवाल प्रीलिम्स के लिए बन सकता है। ये सवाल कहीं आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, किसी भी करंट अफेयर की मैगजीन में नहीं मिलेगा, सवाल जो है विजन IAS के। और तेलंगाना में जो कृषि नवाचार में बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकती है, क्या कर रही है, सागू बागू पहल शुरू की है। यहाँ अब ये भी एक सवाल बन सकता है कि तेलंगाना में जो है कृषि में इनोवेशन के लिए सागू बागू पहल शुरू की गई है। तो स्टेटमेंट को आपको सही करना, सागू बागू पहल किसकी है, तेलंगाना सरकार की है। तो ये देखिएगा आप, AI फॉर एग्रीकल्चर इनोवेशन और सागू बागू पहल। अभी क्या है कि जो AI प्रणाली है वो खेत से जो है थाली तक का सुधार कर सकता है, जैसे बाजार रहित सूचना उपलब्ध कराएगा, लॉजिस्टिक्स की क्षमता गुणवत्ता में बढ़ावा देगा, आपूर्ति श्रृंखला में अनुकूलन पैदा करेगा, आपूर्ति श्रृंखला में लचीलापन भी पैदा करेगा। फिनटेक का उद्योग, यानी कि फिनटेक क्या है, फाइनेंशियल जो टेक सर्विसेज जो उपलब्ध कर रहा है उसमें उसका भी उद्भव होगा। डिमांड और सप्लाई, डिमांड और प्राइस की जो भी उत्पादन दक्षता है उसको उनको मेंटेन करेगा, सप्लाई को भी जो है सप्लाई चेन को मेंटेन करेगा, सप्लाई भी अच्छा हो जाएगी और वो सुदृढ़ प्रणाली हो जाएगी। कृषि में जो है डेटा का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। बहुत सारी चुनौतियां भी हैं, जैसे कि बुनियादी ढांचे का विकास की आवश्यकता भी है, सुदूर क्षेत्रों तक प्रौद्योगिकी की पहुंच नहीं है, कृषक शिक्षा और जागरूकता का अभाव है। तो भविष्य के लिए हम लोग क्या है, निरंतर रिवेश करना जरूरी है और सरकार, टेक डेवलपर्स और किसानों के बीच में अनुसंधान सहयोग के साथ साथ क्या है, जागरूकता, यहाँ जागरूकता नहीं लिखा, जागरूकता बढ़ाने बहुत जरूरी है, ताकि किसान जो है अनेक प्रकार की नई उभरती तकनीकों और प्रौद्योगिकियों के प्रति अनुकूलन क्षमता को अपने बढ़ाएं और उससे जो है कहीं ना कहीं अपने अनुरूप जो है उसको समाहित करके और कहीं ना कहीं उसको जो है अपने वैवाहिक जीवन में अपनाएं, जिससे क्या होगा, कृषि दक्षता, उत्पादकता और हम लोग की जो है कृषि के जो संपूर्ण परिवेश है उसमें जो है हमें बदलाव देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं हम उस सेक्टर में बढ़ जाएंगे कि जहाँ पे जो कृषि जो है वो तकनीक से जो है संचालित होगी, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे आर्टिकल आता है कि जो मल्टी मॉडल कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि मल्टी मॉडल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यहाँ बात की जा रही है। तो ये क्या है कि मल्टी मॉडल AI के तहत होता क्या है कि जटिल समस्याओं का समाधान के लिए कई सारे इनपुट की जो क्षमता उसका उपयोग करते हैं। समस्याओं के समाधान हेतु मल्टी मॉडल AI सिस्टम के तहत होता क्या है कि किसी दी गई मीडिया के विभिन्न पहलुओं में एक ही वस्तु या अवधारणा को जोड़कर देखा जाता है। मतलब ये है कि एक मल्टी मॉडल AI सिस्टम टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो अनेक डेटा स्रोत का उपयोग लेगा। मतलब यह है कि देखिए कि एक कोई भी कार्य करना है तो मान लीजिए कि बिजनेस एनालिटिक्स करना है, उसमें क्या होगा कि बहुत सारे डेटा, मान लीजिए कि यहाँ से इसने डेटा कलेक्ट किया, यहाँ से डेटा कलेक्ट किया, यहाँ से डेटा कलेक्ट किया, इस तरह डेटा कलेक्ट किया, इस डेटा कलेक्ट किया और अनेक प्रकार के डेटा कलेक्ट करके उसने क्या किया, उसने जो है एक नया इनपुट दिया। ये कार्य कौन कर सकता है, ये AI ही कर सकता है और अधिक दक्षता और निपुणता के साथ कर सकता है। तो ये क्या है, उपयोग के क्षेत्र बिजनेस एनालिटिक्स में, जैसे कि बिजनेस एनालिटिक्स में मशीन लर्निंग एल्गोरिदम सबसे अच्छा उपयोग कर सकता है। अनेक प्रकार के जो विभिन्न स्रोत से जानकारी लेगा और वो क्या करेगा, कंपनी के वित्तीय लाभों और रखरखाव की जरूरतों के बारे में पूरा अनुमान लगा देगा। तो यानी मल्टी मॉडल काम कर रहा है वो, ठीक है। तो यही बात है कि मैंने अनेक सेक्टर से अनेक तरह की जो डेटा स्रोतों से डेटा लेकर के हमें क्या है, एक नई सूचना और भविष्यवाणी या प्रेडिक्शन या अनेक प्रकार की जो है जो चुनौतियां हैं उससे निपटने में
AI मदद कर सकता है, डेटा प्रोसेसिंग का उपयोग कर सकता है, पहुंच अभी भी, हालांकि यहाँ भी चुनौतियाँ क्या है कि निजता संबंधी चिंताएं हैं, नैतिक चिंताएं हैं, और एक क्या है कि मानकीकृत ढांचे की आवश्यकता है। तो हालांकि अभी भविष्य के लिए अवसर भी है। अब देख लीजिए कि AI प्रणालियाँ बहुत उपयोगी होती हैं। तो क्या है कि हमें जो है निजता, सुरक्षा और नैतिक चिंताओं से संबंधित जो समस्या है उसका समाधान करते हुए हमें क्या करना है, बहुहितधारक ढांचे का निर्माण करना है। जो करती हैं उसको छोड़ दो, करना है, ठीक है। शब्द को थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे दिया करिए, कुछ चीज़ें यहाँ पे जो देता है उससे अलग भी सोचकर आपको सोचना पड़ता है, अलग से हटकर सोचना पड़ता है, ठीक है। तो निष्कर्ष यहाँ अच्छा लिखा है कि जिम्मेदारी पूर्वक और नैतिक मूल्यों को सुनिश्चित करते हुए AI का पूरी क्षमता का दोहन करने के लिए हमें क्या है, सही विनियामक फ्रेमवर्क पे काम करना महत्वपूर्ण है। इस उभरती तकनीक के बढ़ते उपयोग के मद्देनजर हमें यह आवश्यक रखना होगा कि नीति निर्माता, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, हितधारक हैं, ठीक है, और शोधकर्ता आपस में सहयोग करें और ऐसा भविष्य तैयार किया जैसे कि जहाँ पे AI क्या करे, समाज में पॉजिटिव रोल प्ले करे, ठीक है। यहीं पे सकारात्मक समाज का यहाँ पे जो है सकारात्मक योगदान और सकारात्मक समाज का यहाँ पे निर्माण हो, ठीक। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे सारी चीज़ें थी। इसमें कुछ चीज़ें प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ब्लेचले घोषणा पत्र, ध्यान देना है, विश्व का पहला AI शिखर सम्मेलन यहाँ पे हुआ, ठीक। अब आते हैं हम लोग डीप फेक पे। डीप फेक बहुत इंपॉर्टेंट है। डीप फेक पे बहुत सारी चुनौतियाँ आ रही हैं। अभी आज ही जब मैं आर्टिकल आपको पढ़ा रहा हूँ तो आज ही न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, किसी हॉलीवुड अभिनेत्री थी या गायिका थी, उनका डीप फेक वीडियो वायरल हो गया, तो उनको भी परेशानी से सामना करना पड़ा। तो ये क्या है कि डेली ये खबर सुनने में आ रही है कि कहीं ना कहीं डीप फेक जो है चर्चा में रह रहा है, अपने नेगेटिव जो है इम्पैक्ट के कारण, नेगेटिव जो है नेगेटिविटी के कारण। तो हाल सुर्खियों में क्यों रहा कि अभी मोदी जी ने भी इस पे अपनी जो है इस पे चिंता जाहिर की थी। हालांकि वो लोग जो है उन्होंने बहुत हल्के में बात कही थी, बहुत गंभीर बात कही थी। तो हाल ही में क्या हुआ कि केंद्र सरकार ने गलत सूचना और डीप फेक की पहचान करने के लिए सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज को क्या एक एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी क्या जारी की है कि डीप फेक की पहचान करना है, यानी कि हमें जो भी गलत सूचना और डीप फेक की पहचान करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, जल्द से जल्द कार्रवाई हो, ठीक है। इस पर सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2019 के तहत क्या हो, 2021 के तहत तय सीमा में कार्रवाई हो। उपयोगकर्ताओं को सावधानी बरतनी चाहिए, यानी कि ऐसी सामग्री यानी डीप फेक वाली उसको शेयर नहीं करना चाहिए। समय अवधि के लिए क्या है कि 36 घंटे, मतलब किसी भी सामग्री को अगर रिपोर्ट किया जा रहा है तो 36 घंटे के भीतर उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाना जरूरी है। ठोस कार्रवाई की जाएगी सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के तहत, ठीक है। तो ये एडवाइजरी जारी की गई है। तो डीप फेक होता क्या है कि वीडियो का या फोटो, ऐसा फोटो होता है जिसे क्या कहता है कि जिसे कंप्यूटर एल्गोरिथम फोटो से प्रोग्राम से ऐसे एडिट करते हैं उसको, कि उसमें क्या है कि मूल शख्स की जगह कोई दूसरा शख्स नजर आए। जैसे मान लीजिए किसी का फोटो है, किसी का गर्दन है, किसी का शरीर और है, पैर का अलग है, कपड़ा कहीं और है, मतलब ये क्या सबको मिला दिया गया। उससे क्या हुआ कि दूसरे किसी व्यक्ति को बदनाम करने के लिए, उसको क्या है उसको हैरेस करने के लिए, या फिर उसके गलत उपयोग के लिए, मतलब इंफॉर्मेशन फैलाने के लिए, प्रोपेगेंडा के लिए अनेक प्रकार के उसका दुरुपयोग कर सकते हैं या सदुपयोग कर सकते हैं। ये क्या है कि इसका जो है डीप फेक इसी से होता है कि यानी उसमें कंप्यूटर एल्गोरिथम प्रोग्राम से उसको एडिट करते हैं और मूल शख्स की जगह ऐसा लगता है कि कोई दूसरा शख्स है, और पर उसमें वीडियो में देखने में बिल्कुल वैसे ही लगती है। डीप फेक के लिए क्या है कि AI के रूप में एक उसका उपयोग करते हैं, AI का, ठीक है, जिसमें क्या है कि उसे डीप लर्निंग बोला जाता है, ठीक। जिसमें होता क्या है कि इसमें कई सारी घटनाओं की काल्पनिक छवियाँ बनाई जाती हैं जो कभी कभी घटित ही नहीं हुई हो, ठीक है। डीप लर्निंग क्या है, मशीन लर्निंग का एक भाग है, मानी मशीन लर्निंग जो होता है उसी का क्या है, डीप लर्निंग एक जो है एक पार्ट है। अब ये सीखने के लिए क्या करता है, ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का उपयोग करता है, यानी मस्तिष्क के, मानव के मस्तिष्क कार्यप्रणाली से प्रेरित होता है। अब डीप फेक जो होगा उसके तहत क्या, किसी व्यक्ति के चेहरे, शरीर, ध्वनि, भाषण, परिवेश पर क्या है व्यक्तिगत जानकारी की नकल कर सकते हैं, या उसका एक प्रतिरूप बनाने के लिए जानकारी में हेरफेर कर सकते हैं। मतलब क्या होगा, डीप फेक तकनीक कैसे कार्य करती है देखिए। जैसे मान लीजिए ये एक जो है एक महिला है, ठीक, और ये एक महिला है। अब इनकी जो है क्या है कि इसमें देखिए चेहरा में अभी क्या है कि इनका जो है शरीर का ये उठाया गया अंग, ठीक, और इनको क्या किया गया कि जो है ऐसे बना दिया गया, ठीक। अभी देखिए ये पर्सन है और ये पर्सन है, दो इसके हाव भाव को उठाया गया, और ये दो भाव है, देखिए ये इनका ओठ खुला हुआ, यहाँ पे ओठ देखिए यहाँ खुला हुआ, यानी इसका बंद है। तो यानी क्या है कि इसमें से कुछ हाव भाव को क्या करना है, बदल सकते हैं, चेहरे को बदल सकते हैं। और इसी प्रकार से जो है कि हम लोग इसमें वीडियोज़ की लेकर के अनेक प्रकार की जो समस्याएँ, जो फोटोज़ हैं वो सब यहाँ पे उभर कर सामने आती हैं। इस तरह से कार्य करते हैं लोग, ठीक। मतलब इसमें 2-3 फोटोज़ को 3-4 फ्रेम्स को अरेंज करके उसे इस प्रकार से उसको मशीन लर्निंग और उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से इस प्रकार से उसको हम लोग उसको इस प्रकार से बनाया जाता है ताकि जो है वो कि ओरिजिनल लगे। पर उसमें एक उसकी एक उसका पहचान का तरीका ये है कि जो भी वॉइस होता है ना, वॉइस और चेहरे का जो हाव भाव है, वह चेहरे का हाव भाव
और जो ओठ की गति, जैसे ओठ से जो व्यक्ति बोल रहा है अपने उसके ओठ से, मुख से, उस मुख का जो उसका गति है, उसका मोशन है और जो आवाज़ है, कहीं ना कहीं उसमें मिसमैनेज होता है। अब भाई मशीन तो मशीन ही होगा, उसमें उतना तो सही नहीं, उसमें क्या है वो उस तरह से हम लोग उसकी पहचान कर सकते हैं कि ये जो है डीप फेक वीडियो है। साथ क्या होगा, उसका जो क्वालिटी होगा वो बिल्कुल लो होगा, जैसे एकदम लो क्वालिटी पे, जैसे क्लियर तो होगा नहीं, क्योंकि डीप फेक बनाएंगे क्लियरिटी, अगर क्लियरिटी होगी उसमें तो जाहिर सी बात है कि अगर मालूम चलेगा कि वो फेक है, इसलिए जो उसकी क्लियरिटी थोड़ी सी लो रखी जाती है ताकि लोग पहचान ना पाएँ। तो उससे क्या होगी, क्लियरिटी एकदम लो होगी, ठीक, एकदम नहीं होगी तो फिर भी लो होगी, और वॉइस और उसका एक्शन, जो माउथ का एक्शन है, अनेक प्रकार के जो चाहे किसी भी प्रकार के जो शरीर का बॉडी का एक्शन है उसमें मैच नहीं करेगा, थोड़ा थोड़ा उसमें अगर उसमें गैप होगा समझ जाइए उसमें जो है ये डीप फेक वीडियो है। इसके पहचान की सबसे बड़ी जो है कारगर रणनीति यही है। अब काम कैसे करता है, इसमें लिए आप देखते हैं कि डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फोटोशॉप जैसी तकनीक का उपयोग करते हैं। जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क का नामक जो टेक्नोलॉजी का इसका उपयोग होता है, ये मशीन लर्निंग का हिस्सा होता है। अब इसमें क्या है कि इसमें देखिए कि डीप फेक में जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क का उपयोग होता है, जिसमें क्या है कि जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर शामिल होते हैं। जनरेटर क्या है, नई इमेज तैयार करने के लिए जो इनिशियल इमेज प्राइमरी जो डेटा सेट होगा उसका उपयोग करेगा, और डिस्क्रिमिनेटर क्या करेगा, जो भी वास्तविक इमेज होगी उसकी तुलना करके इमेज का मूल्यांकन करके उसमें आगे सुधार करेगा और फिर जो उसको एक्शन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि वेरिएशन ऑटो इनकोडर नामक एक क्या है कि इसमें इस तरह के डीप लर्निंग कंप्यूटर नेटवर्क का भी उपयोग होता है। यह एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है जो क्या करता है, फेशियल रिकॉग्निशन के लिए उपयोग करता है, जो कि चेहरों को पहचान करेगा। ठीक, अब इसी तरह से इसमें होता है, इसमें आप इसको छोड़ दीजिए, फेस स्वैप का मॉडल का उपयोग करते हैं इस किस तरह से ऑटो इनकोडर का यूज करके। तो अभी इसमें आप देखिए कि इसके मुद्दे क्या हैं, मेन चीज़ है कि डीप फेक से मुद्दे क्या है, सवाल यहाँ से बनेगा मेंस में। तो डीप से क्या कि गलत सूचना दुष्प्रचार इससे बढ़ेगा, जैसे कि इसका राजनेताओं के लिए, प्रसिद्ध हस्तियों के लिए गलत और नकली वीडियोस बना करके गलत सूचना फैल सकती है, पब्लिक ओपिनियंस में बदलाव सकता है, और यहाँ पे पब्लिक कंसेंट में भी बदलाव आ सकता है। ठीक है, निजता संबंधित जो चिंताएं तो वो तो हो रही हैं, क्योंकि व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन और निजता के अधिकार का भी उल्लंघन हो रहा है इससे। ठीक है, विनियमन का अभाव है, क्योंकि इसमें क्या है कि जो अस्पष्ट कानूनी परिभाषा है उसकी कमी है। साथ क्या है कि डीप फेक की मदद से अनेक प्रकार की जो है कि व्यक्तियों पे मुकदमा चलाना भी संभव हो जाएगा, कार्रवाई हो सकती है, उसकी ज़िंदगी खराब हो सकती है, तबाह हो सकती है, समझ लीजिए इस तरह से जो उसकी है पता लगाने में चुनौतियाँ होती है कि कौन इसको बनाया, कौन इसको तैयार किया। इसके लिए क्या है कि अनेक से अनेक प्रकार की तकनीकें रोज नई नई विकसित हो रही हैं। तो कानून क्या है, कानून और तकनीक में तालमेल का अभाव है। यहाँ पे लैंगिक असमानता तो है ही, अब इसमें क्या है कि अधिकतर महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है। ठीक है, ये भी समस्या है। और महिलाओं के लिए क्या है कि ऑनलाइन स्पेस अब बिल्कुल कम हो रहा है। मतलब अगर आप देखिए तो यहाँ ऑनलाइन असमानता बढ़ रही है, क्योंकि महिलाओं के लिए स्पेस जो है कम हो रहा है, लोग छोड़ रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, क्योंकि वहाँ समस्याएं बढ़ रही हैं। ठीक है, विश्वास का कम होना। अब क्या है कि डीप फेक का प्रचलन मीडिया कंटेंट की विश्वसनीयता को चुनौती देता है। नैतिक चुनौतियाँ भी हैं, विचार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, कलात्मक अभिव्यक्ति की ये भी समस्याएं हैं, और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, ये नैतिक चुनौती है। तो भारत में क्या है, इस आगे के हमें करने का चाहिए कि हमें करना चाहिए कानूनी ढांचे को मजबूत करना चाहिए, कानून और जो भी विनियमन उसको लागू करने की आवश्यकता है। जो भी निर्माण कर रहा है इस प्रकार के, उस पर खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो, जवाबदेह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, असिलोमर जो है मतलब एआई सिद्धांत, इसका अभी ये क्या कर सकते हैं कि असिलोमर एआई सिद्धांत जो है वो क्या कर सकते हैं, सुरक्षित और लाभकारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास सुनिश्चित करने में एक मार्गदर्शक की भूमिका निभा सकते हैं। तो इसका उपयोग कर सकते हैं हम लोग। अब सत्य है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय की जाए। एक समान जो है सबके लिए नियम बनाने चाहिए, एक समान मानक हो, किसी के लिए जो है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ दूसरा हो, राष्ट्रीय स्तर पर कुछ दूसरा हो, सबके लिए इनके लिए कुछ दूसरा, उनके लिए कुछ दूसरा, नहीं, सबके लिए एक समान मानक हो। और देखिए क्या है कि अभी जो है यूट्यूब ने हाल ही में ऐसे उपायों की घोषणा भी कर दी, इसकी तरह क्रिएटर्स को बताना होगा कि सामग्री एआई टूल का उपयोग करके बनाई गई है या नहीं बनाई गई है। ठीक है, अभी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी बढ़ाना जरूरी है, अनुसंधान और विकास में भी निवेश करना बहुत ज़रूरी है इसमें। ठीक है, तो ये समस्याएं हैं। डीप फेक तकनीक द्वारा कौन सा अवसर यहाँ पे है, तो यहाँ पे मनोरंजन, मनोरंजन, ई कॉमर्स, संचार और अनुसंधान और सिमुलेशन, ये इसमें भी सो है कि हम लोग बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। पर क्या है कि इस तरह से कार्य करना यहाँ पे, हालांकि ये तो पॉजिटिव है, जैसे कि डीप फेक तकनीक का अवसर मनोरंजन, ई कॉमर्स, संचार और अनुसंधान में हो सकता है, सिमुलेशन में हो सकता है। पर इसमें समस्या ये है कि इसका नेगेटिव वर्जन काफ़ी ज़्यादा है,
पॉजिटिविटी की जगह, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, हालांकि भारत में क्या है कि डीप फेक पे बहुत सारे लागू जो विनियामक उपाय हैं वो कौन कौन से हैं। तो सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66 थी। इसके तहत क्या है कि किसी भी व्यक्ति की छवियों को मास मीडिया में कैप्चर करना, प्रकाशित करना, प्रसारित करना क्या उसकी निजता का उल्लंघन है। धारा 66 डी क्या कहती है कि यह व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने का प्रावधान करती है, जो क्या है किसी व्यक्ति को धोखा देने, उसका प्रतिरूपण करने, यानी कि उसका जो है प्रतिरूपण, उसका इमेज बनाने के लिए दुर्भावनापूर्ण इरादे से कंप्यूटर या उपकरण संसाधनों का उपयोग करते हैं। कॉपीराइट अधिनियम का भी उल्लंघन है, दंड का उपयोग। अभी यहाँ पे देख ले ब्लेचले घोषणा पत्र, जो अभी नीचे पढ़ा है ना, ब्लेचले घोषणा पत्र, ये क्या है, भारत, यूएसए, चाइना, जापान, ब्रिटेन सहित 25 से अधिक जो देश हैं उन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए जो जोखिम से निपटने का आह्वान किया है। तो ये इसको आप लोग अपने मेंस का आंसर राइटिंग में लिखिएगा, बिल्कुल नया कंटेंट है और ये जो है नंबर देगा आपको, ब्लेचले घोषणा पत्र, ठीक है। यूरोपियन यूनियन का डिजिटल सेवा अधिनियम है, गूगल ने भी कई सारे टूल्स बनानी है। तो भारत सरकार को अभी क्या करना है, अभी कॉम्प्रहेंसिव रूप से एक डीप फेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एक जो है पूरा कॉम्प्रहेंसिव रूप से ये कानून बनाना चाहिए, जिससे क्या हो, इन पर रेगुलेट कर सकें, कठोर से कठोर कार्रवाइयाँ हों और डीप फेक जैसी समस्याओं से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो नेगेटिव समस्याएं हैं उससे हम लोग निपटने में मदद मिल पाएंगे। तो यहाँ से क्या होता है, आपका साइंस एंड टेक वाला जो सेक्शन है वो कंप्लीट होता है। अब इस मैगजीन में कुछ बचा नहीं रह गया है, इसमें नीचे कुछ जो है आर्ट एंड कल्चर वगैरह है, तो उसको विविध के रूप में हम लोग कभी कवर कर लेंगे प्लेसेस इन न्यूज को, ठीक है। लेकिन ऑफिशियली जो है ये आज से जो है आपका साइंस एंड टेक का जो खत्म होने के बाद आपका पूरा जो है नवंबर मंथ की मैगजीन जो है हम लोगों ने एक एक आर्टिकल, एक एक चीज़ जो है हम लोगों ने यहाँ पे कवर करा के ख़त्म करा दिया। 20 से 21 क्लास होती है, यानी वो आधे घंटे की क्लास होती है, यानी कि 10 घंटे की में ही पूरा मैगजीन खत्म। 1 घंटे की क्लास तो लेता नहीं, मैं आधे घंटे की क्लास लेता हूँ, आधे घंटे में ही आपका 20 से 21 क्लास में पूरा मैगजीन हमने खत्म कर दिया है नवंबर मंथ का। तो यानी हमने जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 6 महीने की लगभग मैगजीन खत्म कर दी। दिसंबर की मैगजीन होगी, इसके बाद हम लोग PT 365 अगर आ जाएगा तो हम लोग PT 365 पे मूव ऑन कर जाएंगे, ठीक है। तो वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और फीडबैक जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।